ये जो अपनी पूरी क्लास है यहाँ पर देख हमने। ओहो, अब ठीक है, पहले आप ये बताइए अभी सब कुछ सही है? पहले आप मैसेज करिए। ओके, लेट कुछ नहीं था बच्चे, क्लास तो शुरू हो चुकी है। क्लास तो मैंने 5-6 मिनट पहले शुरू कर दी थी, लेकिन जो भी समस्या टेक्निकल ग्लिच हुआ हो, आई डोंट नो दिस। अब मुझे आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर लगातार दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम शायद सीरियस ही है। अब मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। चलिए तो फिर थोड़ा सा मैं इसको पीछे से शुरू करता हूँ इस विषय को। आप लोग जरा यहाँ पर देख लीजिएगा स्क्रीन पर। चलिए कोई बात नहीं, अब जरा यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो अपनी पूरी क्लास है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, आप तनाव मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ में। ये विश्व इतिहास के साथ में इस क्लास का संबंध है। इस क्लास का संबंध विश्व इतिहास के साथ में है। विश्व इतिहास जो है, ये जो विषय है, ये संबंधित है मुख्य परीक्षा से। मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, और विषय हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है हमारी, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसके हवाले से इसको आधार बना करके मैं इन विषयों को यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। इस विषय को पढ़ते हुए, इस विषय की बात करते हुए हम मूल रूप से यहाँ पर समझेंगे कि आखिर क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कारण क्या क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के पीछे में, इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति किन किन चरणों से गुजरी है, और अंततः फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुए। राइट, इतने विषय मूल रूप से हम यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके मैं इतने विषय आपको यहाँ पर बताऊंगा। और अगर ये आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो आप जब सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ना शुरू करते हैं, यकीन मान के चलिए कि आपको वहां पर बहुत आसानी रहने वाली है। आपको बहुत कुछ तनाव होने वाला है ही नहीं वहां पर, क्योंकि अधिकांश जो आधारभूत बातें हैं, एक जो होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आधारभूत समझ, वो तो मैं आपके यहीं पर विकसित करवा दूंगा। तो अगले करीब 1 घंटे आप मेरे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं कि आखिर क्रांति की शुरुआत में घटनाक्रम बढ़ा कैसे। 14 जुलाई 1789 था और सुबह का वक्त था। पेरिस की सड़कों पर बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। जनता को ये न्यूज मिली थी, समाचार मिला था कि पेरिस शहर के बाहर में जो राजा है, राजा ने कई हजार के आसपास सेना के लोगों को बुला रखा है। जनता को लग रहा था कि राजा सेना को बुला करके जनता पर अत्याचार करवा सकता है। ऐसे में बास्टील एक जगह है, बास्टील वास्तव में एक किला था, एक दुर्ग है, फोर्ट है, आप ऐसे समझ लीजिए। जनता ने बास्टील के ऊपर हमला किया, और हमला करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता तलाश में थी किसकी? हथियारों की। जनता को हथियार चाहिए थे। हालांकि बास्टील के किले को ढहा दिया, आप देखें तस्वीर के अंदर में दृश्य है उसका, गिरा दिया गया इसको, लेकिन जनता को यहाँ से बड़े हथियार मिले नहीं। फिर भी इस घटना का बड़ा महत्व है। घटना का महत्व क्यों है? घटना का महत्व इसलिए है स्टूडेंट्स कि जो बास्टील का किला था, ये वास्तव में प्रतीक था। किसका प्रतीक था? राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था ये। बच्चे, निरंकुश का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो जरा बताइएगा, यहाँ पर इनबॉक्स करके मैसेज करके आप बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूं आपको। निरंकुश का मतलब होता है कि ऐसी शक्ति जिसके ऊपर में कोई अंकुश ना हो। निर और अंकुश, अंकुश मतलब नियंत्रण, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। हालांकि कहने को स्टेट जनरल हुआ करती थी, जिसे प्रतिनिधि सभा कहते थे। तो वो एक तरीके से आप समझो कि संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, एक संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य करती थी। या कई जगहों पर इसके लिए एक शब्द आया है, प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा एक तरीके से मानते थे कि राजा के ऊपर नियंत्रण रखती है, लेकिन ये महज एक सांकेतिक बात थी, इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं था। तो अभी यहाँ पर राजा की शक्ति के ऊपर में आप यूं समझो कि जनता का एक हमला था। लेकिन एक बात आप बताओ कि क्या इतनी बड़ी घटना की शुरुआत महज इस बात से हो सकती है कि जनता को इस बात का डर था कि पेरिस शहर के बाहर सिपाही एकत्र कर लिए गए, राजा जनता को गिरफ्तार करवा सकता है, हमला करवा सकता है। सोचो कि क्या इतनी बड़ी घटना केवल एक कारण से हो सकती है, या इसके पीछे कई सारे कारण रहे होंगे, अनेक कारण रहे होंगे? बोलिए भाई, इस घटना के पीछे अनेक कारण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पहले आप ये बताइए। एक कारण तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी घटना के पीछे, राइट? बिल्कुल सही बात है। सम्राट, गणेश, नवीन, मनोज, अंजू, कविता, अनिता, बिल्कुल सही बात है। अनेक कारण होने चाहिए, राइट, वेल सेड, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने बच्चा। तो कारण क्या क्या है? व्हाट वर द रीजंस? क्या कारण थे इस क्रांति के पीछे? देखिए,
मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ इस चीज को। आप इस डायग्राम को देखिए, चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जो फ्रांस का समाज था, आप यहाँ समझें, जो फ्रांस का समाज था मुख्य रूप से ये 3 भागों में बटा हुआ था, और प्रत्येक भाग को ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक भाग को क्या कहते थे? स्टेट कहते थे। अब यहाँ पर जरा आप चित्र में देखिए, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था। अच्छा, पादरियों में भी कुछ पादरी ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, कुछ पादरी ऐसे थे बच्चों जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। कुलीन वर्ग के अंदर में भी लगभग यही स्थिति थी, कुछ उच्च कुलीन थे, कुछ निम्न कुलीन थे। आप जरा यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, तृतीय स्टेट, इसमें बड़े व्यापारी भी हैं, किसान और कारीगर भी हैं, छोटे किसान भी हैं, भूमिहीन मजदूर और नौकर भी हैं। जरा आप बताओ बेटा, तीसरे स्टेट के अंदर में आपको ज्यादा विषमता दिख रही है कि नहीं? पहले आप ये बताओ, तीसरे स्टेट में ज्यादा आपको विषमता दिख रही है कि नहीं? बोलिए। इसमें आप देखो, अगर बड़े व्यवसायियों की बात करो, आप बताओ मुझे, जो बड़े व्यवसायी हैं इनकी जो आर्थिक स्थिति होगी, जो बड़े व्यापारी हैं, वकील हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी? बोलो, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी? बोलिए, अच्छी होगी। लेकिन किसान, कारीगर, छोटे किसान, अगर इनकी आप बात करो तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है क्या होगी? कमजोर होगी। और इनकी अगर आप आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो ये कैसी होगी? ये बेहतर रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। करेक्ट है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा आप यहाँ पर देखिए कि पादरी वर्ग तो आपको समझ में आ रहा होगा, पादरी वर्ग तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चर्च के अंदर में जो चर्च के लिए कार्य करते हैं, धार्मिक वर्ग। आप यूँ समझो, पादरी का मतलब क्या हो गया बच्चे? पादरी का आशय क्या हो गया? जो धार्मिक वर्ग है वो हो गया। अच्छा, कुलीन वर्ग से आशय क्या है? कुलीन वर्ग से आप ऐसा समझिए कि राज परिवार के लोग या उनके निकट संबंधी या राजा के मंत्री आदि, समझ रहे हैं? ये सब लोग कौन है? कुलीन वर्ग के लोग हैं। अब जरा आप यहां समझिएगा कि ये जो प्रथम, ये जो 1 और 2, शुरुआत के जो 2 वर्ग हैं, इनके पास कई सारे विशेष अधिकार थे। क्या थे इनके पास में? इनके पास कई सारे विशेष अधिकार थे। कौन कौन से विशेष अधिकार थे? आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये लोग कर देते नहीं थे, बल्कि ये लोग क्या करते थे? कर वसूलते थे। अब जरा सोचिए कि फ्रांस के अंदर में सबसे अधिक जमीन किसके पास थी? प्रथम और द्वितीय स्टेट के पास में थी। लेकिन ये लोग कर देते नहीं थे, कर वसूल करते थे। एक बात और, सेना के अंदर में अधिकारी कौन बनेगा? कुलीन वर्ग के लोग बनेंगे। राजा का मंत्री कौन बनेगा? कुलीन वर्ग के लोग बनेंगे। लेकिन इन्हीं सबके बीच में जरा याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब है? 1789 में हुई है बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई है। क्या आप में से किसी ने आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ा है? और अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हमें देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है हमें? 1664 में। वेरी गुड। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हमें कब देखने को मिलता है? 1664 में देखने को मिलता है। जरा मेरी बात समझिएगा आप लोग, मैं कहां लेके जा रहा हूं आपको। दरअसल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई तो विदेशी व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक मुनाफा यहां पर कमाया गया। और यह मुनाफा कौन कमा रहा था? ये मुनाफा कौन कमा रहा था? ये मुनाफा कमा रहे थे स्टूडेंट्स, फ्रांस के अंदर में मध्य वर्ग के लोग। राइट? तो यहां से आप जरा समझना, फ्रांस के अंदर में मध्य वर्ग ने इस विदेशी व्यापार से बड़ा मुनाफा कमाया। लेकिन जरा आप यहां पर देखिए, ये जो मध्य वर्ग है ये कहां पर आता है? बोलो बच्चे, मध्य वर्ग कहां पर आ रहा है? थर्ड स्टेट में या सेकंड स्टेट में? बोलो। मध्य वर्ग किसमें आ रहा है? सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट में आ रहा है। आप देखो ना, थर्ड स्टेट यहां लिखा है, समाज के तीसरे हिस्से में आ रहा है। अब जरा आप समझो कि मध्य वर्ग के पास में आर्थिक शक्तियां तो खूब है, मैंने यहां पर आपको लिख करके बताया भी है कि मध्य वर्ग के पास में खूब आर्थिक अधिकार है, लेकिन इनके पास में सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी। जरा आप मुझे बताओ, ये जो बड़े व्यापारी हैं, ये जो व्यवसायी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं, इनके मन में ये भाव नहीं आएगा कि हमारे पास आर्थिक शक्ति तो है लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं है। तो क्या ये लोग आर्थिक शक्ति के साथ साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा बताइए, बोलिए। क्या थर्ड स्टेट के अंदर में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं,
वो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेंगे कि नहीं, बोलो बेटा, बताओ। वेरी गुड भाई, बात करते रहिए। जो मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछता रहता हूँ, इनके जवाब दिया करिए। ये आप लोगों को इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर में मैं जोड़ता हूँ ताकि आप बढ़िया सीखें। राइट, ओके, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब जरा आप देखो, मैंने अभी क्या बताया आपको कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स वसूलते थे। अब यहाँ पर आप देखें, जो चर्च था, चर्च एक टैक्स वसूलता था जिसे कहते थे टाइट। एक टैक्स वसूलता था चर्च जिसे कहते थे टाइट। ये क्या है? ये एक कर था। कौन वसूलता था? चर्च वसूलता था। कितना होता था? ये उपज का 1/10 हुआ करता था। ऐसे ही टाइल नाम का एक टैक्स था जो कि स्टेट के पास में जाता था। ऐसे ही गेबेल नाम का नमक कर था। गेबेल क्या था? नमक कर था कि अगर आप नमक खरीदोगे तो आपको इतना टैक्स देना है। अब जरा याद करिए, भारत के अंदर में गांधी जी ने नमक के ऊपर में जो लगने वाला कर था, इसी कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च किया था। तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर में नमक कर वहां की जनता पर भी लगा हुआ है। वहां की जनता का भी शोषण हो रहा है। एक बात ध्यान रखना कि जनता कहीं की भी हो, राजनीति के साथ में उसका संबंध आपको दिखेगा ही दिखेगा। और राजनीति के ऊपर में अगर जनता का अंकुश नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है, तो अक्सर उस देश के अंदर में समस्याएं पैदा होती है। आप फ्रांस में देख लो, दिख रहा होगा आपको फ्रांस में कि जनता का नियंत्रण नहीं है, तो जनता से नमक कर भी लिया जा रहा है। बड़ी समस्या है तो। अच्छा, अब इसके अलावा आप देखें कि फ्रांस के अंदर में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी थी। देखिएगा, फ्रांस के अंदर में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी थी। 1715 में जो आबादी 2.3 करोड़ थी, 1789 में आते आते 2.8 करोड़ हो गई। आबादी तो बढ़ी, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये हुई स्टूडेंट्स कि आबादी तो बढ़ी, लेकिन जो अनाज का उत्पादन है, क्या है? जो अनाज का उत्पादन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, इवन घटा। कैसे घटा? खराब मौसम की वजह से। किसकी वजह से? आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। खराब मौसम, फसलें बर्बाद हो गई, अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। अब जरा आप मुझे बताना, आबादी बढ़ी है, अनाज का उत्पादन बढ़ नहीं पाया, तो एक बात बताओ, अनाज की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी? बोलो भाई, अनाज की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी? बोलिए, बढ़ेंगी। कितना तो आसान है, वर्ड हिस्ट्री कितनी इजी है। आप लोग खुद भी छोटे छोटे बातों को पकड़ रहे हैं। और देखो, एक बात ध्यान रखना, सिविल सेवा परीक्षा इतना खूबसूरत एग्जाम है कि अगर बेसिक आपके क्लियर है तो जो बड़े कॉन्सेप्ट है वो बड़े आराम से तैयार होते हैं। बस एक काम करना होता है कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर में हमें जुड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। ओके, तो कीमतें बढ़ेंगी, सिंपल सी बात। अब कीमतें बढ़ेंगी, अब राजा से क्या उम्मीद करेगी जनता? आप बताओ, राजा से जनता क्या उम्मीद करेगी? कि राजा इस समस्या का समाधान करेगा, लेकिन राजा से कुछ हो नहीं रहा है, तो राजा के प्रति असंतोष बढ़ेगा या नो? बढ़ेगा, सही बात है। अच्छा, इसी बीच में एक और घटनाक्रम हुआ था। क्या हुआ था? इसी बीच में अमेरिकी क्रांति हुई थी। अमेरिकी क्रांति 1776 में। और अमेरिकी क्रांति में फ्रांस ने अमेरिका को सहयोग दिया था। तो फ्रांस ने अमेरिका को जब सहयोग दिया तो इसके लिए इसको कर्ज लेना पड़ा। अब जरा एक बात आप बताओ, किसी की हेल्प करना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन कर्ज लेकर के, वो भी एक देश, एक राष्ट्र की अगर हम बात करें, एक राष्ट्र फ्रांस की अगर हम बात करें तो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से दुश्मनी के चलते, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से दुश्मनी के चलते अमेरिका की हेल्प करने के लिए फ्रांस यहां पर पहुंच गया। मैं आपको बताता हूं, आप इस ट्रायंगल को देखिए। दरअसल आप जरा यहां पर इस बात को ध्यान से देखना कि एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ अमेरिका था। फ्रांस की और ब्रिटेन की नहीं बन रही थी, ब्रिटेन और अमेरिका की नहीं बन रही थी। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? बोलो भाई, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। यस और नो बताइए, दोस्त होता है। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करने का निर्णय ले लिया कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे दोस्त, तो टेंशन मत लो। लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो कि एनसीईआरटी के अंदर में नहीं आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा घटनाक्रम इसके पीछे में रहता है। समय की सीमाएं भी रहती हैं, हमें एनसीईआरटी की जो एक रूपरेखा है उसके दायरे में रहना है। तो मैंने बड़े आसान भाषा में, बड़े आसान शब्दों में आपको बताया है यहाँ पर। और फ्रांस का कर्ज बढ़ जाता है। तो एक तरफ आप देखो, राज्य की, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार, फ्रांस की, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने क्या पढ़ा? फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है खराब हो रही है, करेक्ट है। और क्या देखा आपने? अनाज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, राइट। इसके अलावा सामाजिक विषमता है। ये नो बोलिए बेटा, मैंने यही पढ़ाया है ना आपको अब तक। फ्रांस की आर्थिक स्थिति, मैं एक रिवीजन दे रहा हूं आपको। आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं, सामाजिक विषमता बहुत अधिक है, तो लोगों में असंतोष था। अच्छा, एक बात बताओ,
आपका शोषण हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है और आपको पता नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगा आपको, क्योंकि पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम चल गया कि अरे हमारा तो शोषण हो रहा है, हम पर तो अत्याचार हो रहे हैं, और आपको ये मालूम चलने लगे कि इन अत्याचारों से निपटने का या इन अत्याचारों का समाधान क्या है, तो एक बात बताओ, किसी भी देश के लोग क्या करेंगे? उन अत्याचारों का, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। उन अत्याचारों का समाधान ढूंढने की कोशिश, अगर जागरूक लोग हैं, वो कहते हैं ना कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। तो बड़ी साधारण सी बात है यहाँ पर। अगर लोग जागरूक है, अपने देश से प्रेम करते हैं, एक बात ध्यान रखना, देश बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता कभी भी। आचार्य चाणक्य समझा गए हैं कि देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती, राजा बड़े नहीं होते, राजा आते जाते रहते हैं। राष्ट्र को हमेशा जीवित रहना चाहिए, और राष्ट्र बनता है लोगों से, बाकी जनता से, न कि नेताओं से, ना जनता से बनता है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज? अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, इसके अलावा जॉन लॉक। हालांकि जॉन लॉक एक ब्रिटिश चिंतक था। अब ये सब कौन है? ये थिंकर्स हैं, थिंकर्स हैं, दार्शनिक लोग हैं। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो विधायिका है। अब बच्चों, आप लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो जानते ही होंगे। हाँ भाई बताइए। अब देखिए, ये तो कक्षा 6 वाली बात होगी ना, एकदम बच्चों वाली। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, राइट, है ना? तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, ये बिल्कुल सही चीज है कि नहीं? आप बताओ कि अगर एक ही व्यक्ति आपका पीएम है, वही व्यक्ति आपका जज है, या जो जज है वो पीएम का फ्रेंड है, राइट, और वही कानून बना रहा है, तो फिर तो सारा घालमेल हो जाएगा ना। बोलो, फिर तो सब कुछ घालमेल हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी ना फिर तो वहां पर, राइट। तो शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। और सबसे पहले ये चीज कहाँ देखी? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका का संविधान जब बनाया गया तो वहां पर शक्ति के पृथक्करण को लागू किया गया। इसके अलावा वोल्टेयर था। वोल्टेयर ने मानव अधिकारों पर बल दिया, और इसने बोला, वोल्टेयर, इसने बोला धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। वोल्टेयर ने कहा कि राजा लोग जो दावा करते हैं कि वो धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो वोल्टेयर, इतना इतिहासकार कहते हैं कि वोल्टेयर जब लिखता था तो शायद वो स्याही की जगह पर जहर इस्तेमाल करता था, विष का इस्तेमाल करता था, इतना कठोर लिखता था वोल्टेयर। तो वोल्टेयर ने कहा कि राजा लोग सामान्य व्यक्ति हैं, ये कोई अवतार नहीं है, और इनसे भी गलतियां होती हैं और इनको भी हटाया जा सकता है। रूसो ने कहा, समानता की बात की। रूसो ने किसकी बात की? रूसो ने बात की समानता की। रूसो ने बात की मताधिकार की। रूसो ने बात की वोटिंग राइट्स की। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात है, आप यहां देखो, मॉन्टेस्क्यू की डेथ हो गई 55 में, 1755 में। वोल्टेयर मर गया 1778 में। रूसो की डेथ हो गई 1778 में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी चिंतक जीवित नहीं था, लेकिन इनके विचारों का जो असर है वो हमें दिखाई पड़ता है, राइट? यस और नो? भाई भगत सिंह यही तो कहते थे कि आपको फांसी देनी है, मुझे दे दीजिए। भगत सिंह मर जाएगा, भगत सिंह के विचार नहीं मरेंगे। गांधी जी ने भी यही कहा 1931 कराची सेशन में कि गांधी को आप मारना चाहते हैं, मार दीजिए, लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, गांधी के विचार नहीं मरेंगे, राइट? तो थॉट्स इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज? हम लोग देखते हैं कि इन्हीं सबकी पृष्ठभूमि में जस्ट वाइल फ्रांस के अंदर में क्रांति का आरंभ हुआ। और हम देखते हैं कि 1789 से लेकर 1792 ये क्रांति का प्रथम चरण हमारे सामने आता है। प्रथम चरण को हम लोग कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र का चरण। अब जरा आप समझो कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर ये शुरू कैसे हुआ, इसको समझिए। मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। बोलिए भाई, बताया था कि नहीं? पहले ये बताओ। तो अब फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रपोजल लाया गया? प्रपोजल लाया गया कि करों में वृद्धि करनी है। क्या करना है? करों में वृद्धि करनी है। और करों में वृद्धि का जो प्रस्ताव है, इसके लिए सहमति की जरूरत पड़ती थी कि स्टेट जनरल, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये एक प्रकार की क्या होती है? प्रतिनिधि सभा। क्या है? एक प्रकार की प्रतिनिधि सभा थी, स्टेट जनरल। तो जो स्टेट जनरल है, इसकी एक मीटिंग बुलानी पड़ी, इसकी बैठक बुलानी पड़ी। अब जब इसकी बैठकें होती थी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी जो बैठकें होती थी, मैं अभी आपको समाज के 3 वर्ग बता के आ रहा हूं, जरा याद करिए। मैंने अभी आपको समाज के ये 3 वर्ग बताए हैं बच्चों, जरा यहाँ पर देखो स्क्रीन पर, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और थर्ड स्टेट। याद आ रहा है? ठीक है, अब जरा आप यहीं पर इसको जोड़ो।
अब इस बैठक में क्या होता था कि 300 लोग आते थे, कहां से? पादरी वर्ग से आते थे। कुलीन वर्ग था, 300 लोग यहां से आते थे। और जो थर्ड स्टेट था, यहां से कितने लोग आते थे? 600 लोग आते थे। अच्छा, वोटिंग कैसे होती थी कि इनका एक वोट माना जाता था, इन 300 लोगों का एक वोट, इनका एक वोट और इनका एक वोट। अब आप एक बात बताओ कि करों में अगर वृद्धि की बात कही जा रही है, जरा बताना, करों में अगर वृद्धि की बात कही जा रही है तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग क्या इस बात को स्वीकार करेंगे? बताओ भाई, करों में वृद्धि की बात को क्या पादरी वर्ग कुलीन वर्ग स्वीकार करेंगे? बोलो। नहीं स्वीकार करेंगे, सही बात है। और 3 वोट हैं। हाँ बच्चों, कितने वोट हैं? 3 वोट हैं, और 3 में से 2 वोट हो गए अगेंस्ट में करों की वृद्धि के। और जो ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये तो बोलेंगे कर बढ़ने चाहिए। अच्छा मेरी एक बात बताओ, मेरी बात सुनो आप सर, कि जो थर्ड स्टेट है वो तो ऑलरेडी टैक्स देता है, तो थर्ड स्टेट के मन में ये भाव नहीं आएगा कि हम तो ऑलरेडी टैक्स देते हैं और ये लोग पादरी लोग, कुलीन वर्ग के लोग, ये थोड़ा भी टैक्स नहीं देना चाहते, तो क्या हम सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं? बोलो, थर्ड स्टेट के मन में गुस्सा नहीं आएगा? पहले आप ये बताओ, गुस्सा नहीं आएगा कि हम क्या टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं? और ये पादरी लोग, कुलीन वर्ग के लोग क्या केवल बस जो है टैक्स पर मौज करने के लिए आए हैं? बोलिए भाई, राइट? तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि जो ऐसे वोटिंग होती है ना, ये वोटिंग बंद करो। थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि सम्मिलित वोटिंग करो। अब सम्मिलित वोट का मतलब आप जान रहे हो? सम्मिलित का मतलब ये हो गया कि 300 लोग ये प्लस 300 पादरी प्लस 600 ये, कितने हो गए? 1200 लोग हो गए। 1200 लोग इस मुद्दे पर एक साथ, हर बंदे को एक एक वोट है, हर व्यक्ति के पास एक एक वोट का अधिकार है, और 1200 लोग अब वोट करेंगे। तो ऐसे में थर्ड स्टेट के लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर संयुक्त वोटिंग होगी तो ऐसे में जो पादरी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, इनको भी करों के दायरे में लाया जा सकेगा। जरा याद करिएगा भाई, सारे पादरियों की स्थिति क्या अच्छी थी? बोलो, क्या सारे पादरियों की स्थिति अच्छी थी? बोलो, मैंने बताया था अभी, सबके हालात अच्छे नहीं थे। क्या सारे कुलीनों की स्थिति अच्छी थी? बोलो, क्या सारे कुलीनों की स्थिति अच्छी थी? नहीं थी, बताया था। तो एक बात आप बताओ, ये जो कई सारे पादरी हैं, कई सारे कुलीन हैं, ये थर्ड स्टेट के साथ में सहानुभूति रखेंगे कि नहीं? बताओ भाई, थर्ड स्टेट के साथ में ये लोग सहानुभूति रखेंगे कि नहीं? बोलिए। मैं समझ रहा हूँ, जो लिखा है से बताते हैं, सिंपैथी रखेंगे, करेक्ट बात है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या? जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम तो नेशनल असेंबली है। और इसे किसने डिक्लेयर किया? थर्ड स्टेट के लोगों ने कि साहब हम तो नेशनल असेंबली है, हम संविधान बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। और जो मैंने 14 जुलाई की घटना आपको बताई थी, वो इसी के बाद में होती है। ये सारा घटनाक्रम कब हुआ है? जून 1789। सारा घटनाक्रम कब हो रहा है? ये सारा घटनाक्रम हो रहा था स्टूडेंट्स जून 1789 में, राइट? तो अब जरा आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, बास्टील पर हमला 1789 जुलाई में, किसानों का विद्रोह हो जाता है। और अल्टीमेटली यहाँ पर होता क्या है कि सभी मनुष्यों को कुछ मूलभूत अधिकार देने की बात कही जाती है, एक संविधान बनाया जाता है। और इस संविधान का प्रमुख किसको डिक्लेयर किया गया? संविधान का प्रमुख किसे बनाया गया? राजा को बनाया गया। अब एक बात आप बताओ, फ्रांसीसी क्रांति के हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम चरण की, आप बताइएगा कि जनता राजा से भले नाराज थी, लेकिन इतनी अधिक नाराज नहीं थी कि राजा की हत्या कर दे। सुनो, अभी आप देखो कि यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोगों ने संविधान बनाया, और उस संविधान का मुखिया किसको बनाया? राजा को बनाया, कि राजा रहेगा लेकिन वो संविधान के दायरे में रह करके काम करेगा। तो एक बात आप बताओ कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम चरण में क्या वहां की जनता अपने राजा के बहुत विरोध में हो गई? बोलो, नाराज है, नाराज तो है, लेकिन इतना अगेंस्ट नहीं हो गई कि राजा की जान ही ले ले, राइट? अभी इतना नाराज नहीं हुई जनता वहां की, है ना भाई? ओके नवीन बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ फोकस कर लीजिए, ठीक है? पॉलिटी की कक्षाएं पढ़ोगे ही, वहां पर चर्चा होगी ही। आधुनिक भारतीय इतिहास कभी मिले हम लोग तो वहां बता ही दूंगा, बात करते हुए वहां पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज? ओके देखिए, मेरे से आप जो पूछेंगे उसका जवाब देना बहुत आसान सा काम है, लेकिन बात यह है कि अगर वो विश्व इतिहास के दायरे से निकल गया तो फिर समय सीमा का अभाव हो जाता है, टाइम, राइट? मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, आप पूछ रहे हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र, क्या संवैधानिक राजतंत्र को बनाया गया।
राजा को उसका मुखिया घोषित किया गया। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन जो राजा है इसने एक गड़बड़ कर दी। राजा ने गड़बड़ कर दी। राजा ने क्या गड़बड़ कर दी? राजा ने गड़बड़ ये कर दी कि ऑस्ट्रिया और प्रशा मतलब जो आज का वर्तमान में जर्मनी वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा था? ध्यान से समझना। जो फ्रांस का राजा था वो ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ में मिल करके फ्रांस के अंदर में जो क्रांतिकारी घटनाक्रम हो रहा था उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। मतलब कि एक तरीके से आप देखो तो फ्रांस का राजा एक तरफ तो जनता को दिखा रहा है कि हम आपके साथ में हैं, और चोरी छिपे जो क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ पर उनके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहा है। तो राजा तो धोखेबाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है। और इस बारे में क्रांतिकारियों को मालूम चला, और इन्हीं में से एक समूह था जिसे हम लोग कहते हैं जैकोबिन्स। जैकोबिन कौन लोग थे? आप इस तरीके से समझो कि जैकोबिन एक तरीके से अतिवादी या उग्रवादी या आप कह लो हिंसक गतिविधियों को अपनाने वाले लोग थे। फ्रांस में एक जगह थी सेंट जैकब का कॉन्वेंट। कॉन्वेंट होती है एक धार्मिक इमारत होती है, तो वहीं पर बैठ के मीटिंग्स करते थे। तो जिस इमारत में बैठकें करते थे, मीटिंग करते थे, ठीक है, उसका नाम था सेंट जैकब के नाम पर। तो जो कि सेंट जैकब के नाम पर उस इमारत का नाम था। सेंट एक धर्मगुरु थे, संत थे, संत थे ईसाई धर्म के अंदर में, इसीलिए जैकोबिन कहलाए। अच्छा, जैकोबिनों के अंदर में कौन लोग थे? इसमें निम्न वर्ग के लोग थे। कौन थे? निम्न वर्ग के लोग थे। इसके अंदर में मोची लोग जो होते हैं, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले लोग, ये लोग इसके अंदर में शामिल थे। तो अब यहाँ पर ऐसे में हम लोग देखते हैं कि राजा और रानी मैरी एंटियोनेटे और राजा लुई सोलवा। ध्यान रखिएगा कि जिस समय यह क्रांति हुई है फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलवा, और इसकी रानी थी मैरी एंटियोनेट, राइट। तो ये लोग जो है क्रांतिकारियों के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि राजा को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ट्यूलिरिए एक महल था यहाँ पर, राजा को यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया। और हम लोग देखते हैं कि 1793 में राजा को फांसी दे दी गई, राजा को भी और रानी को भी। तो अब अंततः आप देखो फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई, याद करो। क्रांति कब शुरू हुई बेटा? 1789 में। और राजा को फांसी कब हुई? 1793 में। और राजा को फांसी क्यों हुई है? क्योंकि वो फ्रांस के अगेंस्ट में, फ्रांस के विरोध में कार्य कर रहा था। तो जैकोबिन लोगों ने राजा को फांसी दे दी। अब जरा समझना, जरा आप समझिएगा यहाँ पर क्या हुआ है। राजा को फांसी दे दी गई, और यहाँ पर जो सत्ता है वो किसके हाथों में चली गई? आप देखो यहाँ पर फ्रांस में सत्ता अब किसके हाथों में चली गई? सत्ता चली गई जैकोबिन लोगों के हाथों में। अब जैकोबिन लोगों ने आतंक का शासन स्थापित कर दिया। इन्होंने आतंक का शासन स्थापित कर दिया। लेकिन जैकोबिन लोगों की बात करने के पहले मैं आप लोगों को जरा यहाँ बता दूं कि जो संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर बनाया गया था, संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पर किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसका प्रमुख राजा था। जरा ये जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया और इसका प्रमुख किसे बनाया गया? राजा को बनाया गया। अब यहाँ देखो न्यायपालिका आपको दिख रही है, कार्यपालिका दिख रही है, विधायिका दिख रही है, राइट। एक बात आप जरा देखो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अंदर में आप लोगों को जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू का, वो सिद्धांत आपको दिख रहा है कि नहीं? पहले आप ये बताइए। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत बच्चों आपको दिख रहा है कि नहीं? पहले आप ये दिखाओ, बताओ। दिख रहा है? ग्रेट। अब जरा आगे आप देखना कि जो वोटिंग का अधिकार है, अब यहां पर बस समस्या कहां पर है? मताधिकार जो है सबको नहीं मिला। जिनको वोटिंग का राइट मिला उन्हें कहा गया सक्रिय नागरिक, जिन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिला उन्हें कहा गया निष्क्रिय नागरिक। अच्छा, वोटिंग का अधिकार किसे दिया गया? 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग थे इनको वोटिंग का राइट दिया गया। और जो लोग कर चुकाते थे, जो लोग टैक्स देते थे, इनको वोटिंग का राइट मिला। महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं मिला। आई रिपीट, तो एक बात बताओ, फ्रांसीसी क्रांति क्या अपने पहले चरण में महिलाओं के लिए कुछ बेहतर कर पाई? बोलिए। फ्रांसीसी क्रांति क्या अपने पहले चरण में महिलाओं के लिए कुछ कर पाई? बोलिए। जवाब है नहीं। और फ्रांसीसी क्रांति में महिलाएं भी शामिल थी। मजे की बात यह है, जब राजा के महल के सामने धरना हुआ खाने की कीमतों को लेकर के, और जहां पर महिलाओं ने ही बोला कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, तो रानी मैरी एंटोनेट ने क्या बोला था? बड़ा पॉपुलर था स्टेटमेंट, सब लोग जानते हैं उसको।
कि अगर आपके पास खाने के लिए पाव रोटी नहीं है तो आप केक क्यों नहीं खाते? केक खा लीजिए। जनता इसी बात पे नाराज हो गई कि हमारे पास पाव रोटी नहीं है खाने को, हम केक कहां से खा लेंगे? राइट? तो महिलाएं शामिल थी। आप यहाँ देखो कि जिनको वोटिंग का राइट है, जिनको मताधिकार था, इनको वोटिंग का राइट है, इनको वोटिंग का राइट नहीं था। तो इन्हीं से न्यायपालिका का चुनाव हो रहा था, विधायिका का चुनाव हो रहा था। और सम्राट को अगर हम देखें तो यहाँ मैंने बताया था एक तरीके से संवैधानिक प्रमुख का दर्जा इसको दिया गया और मंत्रियों के ऊपर में नियंत्रण कौन रख रही थी? नेशनल असेंबली। लेकिन अब जरा आप मुझे बताओ कि जब राजा की हत्या हो गई, बोलो, जब राजा की हत्या हो गई, जब उसको फांसी दे दी, गिलोटिन कर दिया। गिलोटिन एक मशीन थी, एक ऐसी मशीन होती थी यहाँ पर, और ये एक आरा टाइप का होता था, और यहाँ पे व्यक्ति का सर फंसाते थे इस जगह पे जो है, इसे नीचे गिराते थे और सर अलग। तो राजा को ऐसे मार दिया गया। अब आप मुझे बताओ कि जो संविधान बनाया गया पहले चरण में, उसका प्रमुख कौन था? प्रमुख कौन था उसका? राजा। और राजा की हो गई हत्या, उसे फांसी दे देगी, मार दिया गया उसको। तो जो पहले चरण का संविधान है अब वो किसी काम का बचा? बोलो, जो पहले चरण का संविधान है अब वो किसी काम का बचा? क्योंकि जो उसका संवैधानिक प्रमुख है राजा, वही नहीं रहा। राइट? जो संवैधानिक प्रमुख था वही नहीं है, तो क्या किसी काम का बचा? जवाब है नहीं बचा। अब ऐसे में क्या होगा? अब नया संविधान बनेगा। अब नया संविधान बनाएंगे, कौन बनाएगा? संविधान बनाएंगे जैकोबिन्स। और जैकोबिनों का जो नेता था, जो जैकोबिनों का नेता था, उसका नाम क्या था? रोबेस्पियर। ये है रोबेस्पियर। रोबेस्पियर वास्तव में एक वकील था। क्या था? वकील था। रोबेस्पियर ने युद्ध करने शुरू किए। इसने प्रशा जर्मनी के ऊपर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने शुरू किए, और रोबेस्पियर ने एक आतंक का शासन स्थापित किया। आतंक का शासन मैं बताता हूं कैसे। रोबेस्पियर ने कहा कि जो भी क्रांति का विरोधी है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, जो भी क्रांति का विरोधी है मैं उन सब का दमन कर दूंगा। तो जो उदारवादी लोग थे, जो इसके अपने ही मित्र थे, जो इसके विचारों से सहमत नहीं थे, उन सबको फांसी दे दी गई, जेल में डाल दिया गया। अब आप एक बात बताओ कि माना कि रोबेस्पियर बहुत ईमानदार व्यक्ति था, बड़ा ईमानदार आदमी था, लेकिन एक बात बताओ, क्या ईमानदारी का नाम लेकर के किसी व्यक्ति को अत्याचार करने की अनुमति दी जा सकती है? बोलिए, क्या ईमानदारी का सिर्फ नाम लेकर के किसी व्यक्ति को हम अत्याचार करने की अनुमति दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और एक बात आप बताओ कि लोकतंत्र अगर है, दरअसल यहाँ पर इन लोगों ने, रोबेस्पियर ने, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फ्रांस क्या है? गणतंत्र है। फ्रांस क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र आप लोग जानते हैं कि जहां पर राज्य का जो सर्वोच्च प्रतिनिधि होगा वो जनता के द्वारा चुना गया होगा, वही गणतंत्र है, वही डेमोक्रेसी है। करेक्ट बात है? सही बात है। लेकिन गणतंत्र में अगर जनता के पास कोई अधिकार है ही नहीं, जनता के ऊपर में सारे अधिकार थोपे, सारी बातें थोपी जा रही है, जनता से कोई राय नहीं ली जा रही है, तो इसे आप क्या लोकतंत्र गणतंत्र कहेंगे? बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस रंग के कपड़े पहनने हैं ताकि सब लोग समान दिखें, तो क्या आप इस बात से सहमत करेंगे? बोलिए। मैं आपसे कहूं कि आपको दिन प्रतिदिन, हफ्ते में 7 दिन जो कपड़े पहनने हैं उसका रंग मैं निर्धारित करूंगा ताकि हम सब एक जैसे ही दिखें, तो क्या आप इसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। सही बात है। और अगर सिर्फ मेरी बात ना मानने की वजह से मैं आपको दंडित करूं, गलत है वो? गलत है कि नहीं? रोबेस्पियर ने यही किया। एक बात बताओ, रोबेस्पियर जब इतना सब कुछ करेगा तो इसके खिलाफ में रिएक्शन होगा कि नहीं? अब बताओ आप, क्या इसके इन हरकतों के खिलाफ में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। थर्मिडोरियन ये एक महीने का नाम है, फ्रांसीसी महीना है, जुलाई का। रोबेस्पियर को गिरफ्तार किया गया और रोबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे गिलोटिन कर दिया गया, इसको भी फांसी दे दी गई। और अब यहाँ से क्या हुआ? अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्रांति का जो द्वितीय चरण था 1792 से 94, अब क्रांति यहाँ से कहाँ जाती है? तीसरे चरण में जाती है। और तीसरे चरण में हम लोग देखते हैं डायरेक्टरी का शासन, और डायरेक्टरी में हम देखते हैं 5 मेंबर थे, और ये 5 लोग रोटेशनल में, कि मतलब कुछ समय के लिए तुम लीड करोगे, कुछ समय के लिए तुम लीड करोगे, तो इस तरीके से आप समझो 1 2 3 4 5, अगर ये क्रम हो गया, राइट, तो 1 2 3 4 5, तो अब इस क्रमबद्ध तरीके से ये लोग शासन चला रहे थे। अब आप बताओ कि जहां पर 5 लोग मिलकर शासन चला रहे हैं, क्या वहां शासन के अंदर में एक रूपता रहेगी? बोलो, क्या शासन में एक रूपता रहेगी? बोलो बेटा, क्या शासन में एक रूपता रहेगी? सृष्टि में सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं बच्चे, जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और वहां पर तो एक हद तक जरूरी होता है। ठीक है, आपने मेरी बात को जनरलाइज कर दिया है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए एक प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र संख्या 4, नीति शास्त्र, सत्य निष्ठा, एथिक्स, इंटेग्रिटी, राइट।
तो हर एक चीज को आप हर जगह नहीं लगा सकते। ऑलराइट, तो आई थिंक से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज, एक रूपता नहीं रहेगी। और कुछ लोग इसमें बहुत भ्रष्ट थे, वो केवल सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे। इस तरीके से आप एक बात बताओ, सोचो कि फ्रांस की जनता ने 1789 में क्रांति क्यों की थी? फ्रांस की जनता ने क्रांति क्यों की थी? ताकि उसे एक स्थिर राजनीति मिल सके, जनता के कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आप बताओ, जनता जन कल्याण के कार्य आगे बढ़े, फ्रांस में एक राजनीतिक स्थिरता आए, राइट। लेकिन एक बात बताओ, 1789 से लेकर 1799 तक क्या फ्रांस की जनता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होती हुई दिख रही है? बोलिए, क्या फ्रांस की जनता अपने उद्देश्यों को सफल या उद्देश्यों में सफल होती हुई दिख रही है? तो एक बात बताओ, धीरे धीरे जनता उबेगी नहीं, परेशान नहीं होगी कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है? जनता परेशान नहीं होगी कि बस बहुत दुखी हो गए, अब तो कोई समाधान चाहिए। क्या होगा? अब क्या होगा? ऐसे में उदय किसका हुआ? नेपोलियन का। ऐसे में किसका उदय हुआ? नेपोलियन का। नेपोलियन जो कि एक सैनिक अधिकारी था। कौन था? सैनिक अधिकारी था। और इसने क्या किया? अब देखो, चाहे डायरेक्टरी कहो या कहो तुम डायरेक्टरी, तो बहुत तनाव मत लीजिएगा इस चीज को लेकर के। सैनिक अधिकारी था, इसने डायरेक्टरी को हटा दिया और इसने 3 कौंसुल बनाए। कौंसुल मतलब समझो अधिकारी, 3 अधिकारी बनाए। ठीक है, 1 2 3 अधिकारी बनाए। किसने? नेपोलियन ने। और जो फर्स्ट कौंसुल है वो कौन बना? नेपोलियन बना कि हम चलाएंगे शासन। अच्छा, जनता को लग रहा था कि नेपोलियन कुछ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस जब युद्धों में उलझा तो नेपोलियन ने इटली के अभियान के अंदर में बड़ी बेहतरीन विजय प्राप्त की और उसी देशों को हराया। तो नेपोलियन एक सैनिक अधिकारी था, लेकिन नेपोलियन ने जो विजय प्राप्त की है युद्ध के मैदान में, जनता के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोकप्रियता बढ़ी हुई थी उसकी, और नेपोलियन ने इसी का लाभ उठाया, सत्ता में आ गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि नेपोलियन पहले तो अपने आप को प्रथम कौंसुल घोषित करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा स्वयं को घोषित कर देता है। अब जरा आप मुझे बताइए, ये बात यहाँ पर कि फ्रांस की जनता ने राजा को हटाने के लिए विद्रोह किया था। बोलो, फ्रांस की जनता ने राजा को हटाने के लिए विद्रोह किया था, पहले आप ये बताओ। शुरुआत में अगर आप देखो तो जो राजा के अत्याचार है, राजा की तानाशाही है, राजा की तानाशाही के खिलाफ एक तरीके से आप समझो, राजा की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह किया था जनता ने। राजा को उन्होंने रखा, आपने देखा था पहले चरण में राजा को हटाया नहीं था, लेकिन राजा की शक्तियों के ऊपर में नियंत्रण को स्थापित किया था। लेकिन जब नेपोलियन सत्ता में आता है तो नेपोलियन सारे अधिकार अपने हाथों में ले लेता है और नेपोलियन एक तरीके से तानाशाह बन जाता है और जनता ने इसकी तानाशाही को स्वीकार कर लिया। तो आप एक बात बताओ कि फ्रांस की जनता जो कि 1789 में लुई 16वें की तानाशाही से परेशान थी, उसने नेपोलियन की तानाशाही को क्यों स्वीकार कर लिया? आप बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट, भैया यही इसका नाम है। बोलिए, फ्रांस की जनता जो कि एक समय में लुई 16वें की तानाशाही से परेशान थी, राइट, अब उसने 1804 आते आते नेपोलियन की राजा के रूप में तानाशाही को स्वीकार कर लिया। देखो, जवाब यह है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि क्रांति का घटनाक्रम बहुत लंबा चल गया, जनता बड़ी परेशान हो गई इससे, जनता इससे बहुत परेशान हो गई, राइट। और इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, कीमतों का बढ़ना, समझ में नहीं आ रहा था फ्रांस में हो क्या रहा है। इतने सारे कानून बन गए, इतने संविधान बन गए, जनता को लग रहा था कि हमें एक ऐसा मजबूत नेता चाहिए जो इन सारी समस्याओं का समाधान दे सके, और इसीलिए वो किसे लेकर के आ गए? नेपोलियन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रांसीसी क्रांति के अगर परिणाम आप देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में मानव अधिकारों को स्वीकार किया गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों के पास में है, आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, इसके अलावा गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि जब नेपोलियन सत्ता में आता है तो धीरे धीरे नेपोलियन भी फ्रांस की जनता के लिए समस्याएं पैदा करता है और अंततः हम देखते हैं कि 1815 में एक युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया गया। हालांकि नेपोलियन ने इसके बाद भी रिटेलिएट करने की कोशिश की। 1821, हाँ, वाटरलू एक जगह है बच्चे, वाटरलू जो है ये एक जगह है, प्लेस है,
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? पहले आप ये बताओ जरा, सब कुछ सही चल रहा है ना? जरा फिर से पूछ लेता हूं मैं। हाँ, सब ठीक है, चलिए, हाँ, गुड, वेरी गुड। 1821 में नेपोलियन को फिर से हराया गया और इसको जो है सेंट हेलेना, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, यहाँ पर इसको भेज दिया गया। यहीं पर इसका अंत होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों को देखते हैं, परिणामों को देखते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ आरंभ हुई। इसने गणतंत्र के सिद्धांत को स्थापित किया। इसने विशेषाधिकारों के ऊपर में प्रहार किया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक समानता के लिए प्रयास किए और फ्रांसीसी क्रांति के साथ में जोड़ करके हम रूसी क्रांति को देखते हैं कि रूसी क्रांति ने आर्थिक समानता के लिए प्रयास किया, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक समानता के लिए प्रयास किया। भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। भारत के अंदर में राजा राम मोहन राय वगैरह जो आएंगे, ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित होंगे। तो हमारे यहाँ पर समाज सुधार की जो प्रक्रिया शुरू होगी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, उस पर भी फ्रांसीसी क्रांति का असर हमें दिखाई पड़ेगा। राइट, ओके। तो मेरे हिसाब से बच्चे, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। यहाँ देख लो, नेपोलियन की हार हुई थी और इसको बेसिकली यहाँ पर ब्रिटेन का एक अधिकारी था, नाम था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, इसने हराया था। राइट, 1815 में हारने के बाद नेपोलियन ने फिर से अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया। फ्रांस लौट करके आ गया सेंट हेलेना आइलैंड से, तो इसको फिर से हराया गया। नेपोलियन को पुनः हरा करके नेपोलियन फिर से हारा है और सेंट हेलेना पर इसको भेज दिया गया था। तो ये घटनाक्रम है नेपोलियन के एंड का। राइट, ओके। नहीं, सेंट हेलेना पर इसको वहां पर कैद कर दिया गया था। बाद में 1821 में यहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। अपने आप मरा था बेटा। चलिए, कोई डाउट है तो आप बताओ, कोई डाउट है बच्चे? आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जो भी डाउट है ना, आप लाइव चैट में भेजिए, डाउट सेगमेंट में मत भेजिए, ठीक है? ओके। सस्ती फ्रांस के अंदर में बेटा गणतंत्र की जो एक पहल है वो लुका छिपी चलती रहेगी। यहाँ पर अगर हम कायदे से बात करें तो जब इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा 1870 आते आते और नेपोलियन थर्ड की जब पराजय होगी, तो कायदे से जो फ्रांसीसी क्रांति है वहां पर जाकर के पूर्ण होगी। तो 1815 के बाद तो आप यूं समझो 1815 से 1870 तक लुका छिपी का खेल चलता रहेगा। और इसीलिए आप देखो 1830 में भी क्रांति होगी, 1848 में भी रिवॉल्यूशन होगी। तो ये जो पूरा हालात है एक तरीके से स्टेबल होगा 1870 में जाकर। ओके, चलिए और बताइए। अरे पेस्ट्री खाते हो, वही है। और बताइए। देखो, मैं एक बारी फिर से परिणाम बता देता हूँ फ्रांसीसी क्रांति के। तो फ्रांसीसी क्रांति के अगर परिणामों की आप बात करें, राइट, तो फ्रांसीसी क्रांति ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको कोई लूट रहा तो आप बताओ ना हमसे। 15 का ये और 15 का ही पूरा है ना, 30 रुपए कितना है? एक पाव 80 रुपए किलो, 30 रुपए से लूट रहा है। मैं गाँव के रेट नहीं पता, मेरे को। तो चलिए मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा ना तो फिर लौटा देंगे। स्वतंत्रता हो गया, चलो समानता बाद में देखेंगे, अभी और बंधुत्व के विचारों को लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति ने गणतंत्र के विचार को लोकप्रिय बनाया। लो बात करके आप बनाइए, पहले बात करके आओ, इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। विशेषाधिकारों पर प्रहार किया। तो ये सब कुछ बड़े परिणाम है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के, जो हमारे सामने उभर करके आते हैं। राइट, ओके। तो स्टेट क्या है? देखो, स्टेट जो है यहाँ पर आप देखें, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, तो फ्रांस के समाज के जो 3 हिस्से हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, 3 हिस्से स्टेट कहते हैं। बेटा डायरेक्टरी मतलब यहाँ पर 5 डायरेक्टर हुआ करते थे, 5 लोग हुआ करते थे, मिल के शासन चलाते थे। एक इनमें से प्रमुख बनता था रोटेशनल वे में। तो चूंकि 5 डायरेक्टर मिल के शासन चला रहे थे, इसीलिए डायरेक्टरी का या डायरेक्टरी का शासन कह दिया जाता है। सिंपल है, राइट, ओके। बच्चे, टाइट जो कर हुआ करता था, टाइट यहाँ पर देखो, ठीक है, ये धार्मिक कर हुआ करता था। यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, आप यहाँ देखो, चर्च धार्मिक कर हुआ करता था। एक प्रकार से 1/10 हुआ करता था उपज का, ठीक है, ओके ओके। जो बेटा आप इसको ऐसे समझिए कि जो कर देगा, जो टैक्स पे करेगा,
उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया था पहले वाले संविधान के अंदर में, जहां पर आपको याद होगा मैंने सक्रिय नागरिक की बात की थी और यहाँ लिखा भी था इस बात को। सक्रिय नागरिक यहाँ पर देखो, जो लोग कर देंगे उनको ही वोटिंग का राइट मिला था, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में जो मताधिकार मिला है पहले वाले संविधान में, नेशनल असेंबली के संविधान में, वो सीमित मताधिकार है, राइट। और ओके, वेबिनार में चलिए मिलेंगे कभी। दिवाकर, एकदम वही सामान्य सी मध्यकालीन मानसिकता है कि महिलाओं को केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं जागरूक होंगी, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की सीमा है, लिमिटेशन है उसकी, कि महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, राइट। ओके, तो अनीता, यही तो विशेष अधिकार थे कि जमीन ज्यादा थी फिर भी टैक्स नहीं देते थे। जो आप सोच रही हैं यही थर्ड स्टेट के लोग भी सोच रहे थे कि जमीन ज्यादा है तो कर क्यों नहीं दे रहे हो। तभी तो क्रांति हो गई, तभी तो विरोध हुआ इस बात का, तभी तो विरोध हुआ था। और क्यों विरोध हुआ? जैनब बेटा, गिलोटिन एक डॉक्टर था, गिलोटिन डॉक्टर था जिसने मशीन बनाई थी, जिसने मशीन बनाई थी उसी डॉक्टर के नाम पर मशीन का नाम पड़ा था गिलोटिन, राइट। ओके, ये था, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, तो आई थिंक सो आपके डाउट्स रिजॉल्व हो गए हैं। ओके गाइज, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सृष्टि। ओके, एंड मैंने अभी बोला है व्हाट इज गिलोटिन, राइट। तो आज की क्लास को फिर समाप्त करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति देखो, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप क्लास को देखो। हमारी क्लास का नाम क्या है? एनसीईआरटी फंडामेंटल्स। मतलब मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप इस बात को। और जो लोग क्लासेस के अंदर में जिन्होंने इसको पढ़ा होगा तो वो इस बात को समझेंगे कि अगर एनसीईआरटी को एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए तो क्लास, आप कोई भी क्लास करें, आपको फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने में बड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने यहाँ पर पढ़ाते हुए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी तरफ बहुत ध्यान दिया। एक बार इसका अभ्यास करिए। इसके अलावा जो पुरानी क्लासेस हुई हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, आप उनको देखें। मैं क्विज करवा रहा हूँ, फ्राइडे को क्विज होता है आपका, आप उसमें शामिल हो। अभी इस हफ्ते में फ्राइडे को मैं मिलूंगा आपसे क्विज के साथ में, एनसीईआरटी क्विज लूंगा। फिर अगले संडे को फिर से क्लास लूंगा, वर्ड हिस्ट्री की एक और क्लास लूंगा, तो आप वहां मिलिए और विषयों को वहां पर पढ़ते हैं। तब तक इनका आप अभ्यास करें। ओके, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। क्लास खत्म हो गई।